कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यही पंक्ति याद आती है जब हम भारत और उसकी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। विश्व में अनेकानेक सभ्यताएं हुई जो इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गईं, जैसे कि इजिप्ट, बेबीलोनियन, ग्रीक, पर्शियन। पर भारतीय सभ्यता आज भी स्थापित है, सशक्त, अडिग, सुदृढ़। भारतीय सभ्यता का इतिहास बदलने की चेष्टाएं तो बहुत बार हुई, पर हमें कोई इतिहास बना नहीं पाया। कारण है वे वीर भारतीय सपूत, सुपुत्रियां और उनके गुरु, जिनके त्याग और बलिदानों ने हमारे भारतीय सभ्यता के नींव को हिलने तक नहीं दिया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने जहां अखंड भारत का सपना साकार किया, वहीं महाराणा प्रताप, कृष्णदेव आर्य और गुरु गोविंद सिंह जी ने विदेशी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए। और वीरांगनाएं जैसे माता जीजाबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई भी किसी से कम नहीं थीं। अगर हम गौर करें तो ऐसे चरित्रवान देशभक्त गढ़ने में हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक ऐसा सिस्टम जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे एक साथ कार्य होता था, जिस वजह से इसे मोस्ट सुपीरियर एजुकेशन सिस्टम का भी दर्जा प्राप्त था। एजुकेशन का समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान था। गुरुकुल के रूप में मानव निर्माण की उद्योगशालाएं शिक्षा का प्रमुख आधार थी। केवल वहां ही नहीं, तक्षशिला और नालंदा जैसे वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज तक में शिक्षा फ्री में दी जाती थी। हालांकि इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, फिर भी विश्व के 90 देशों के स्टूडेंट वहां पढ़ने आते थे। एजुकेशन की फंडिंग राजा किया करते थे, पर ऑटोनॉमी इन यूनिवर्सिटीज की ही होती थी, यानी कि एडमिशन में सिफारिश और रिश्वत के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इन यूनिवर्सिटीज में 5:1 का स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन होता था, तो एक प्रकार से एजुकेशन उपहार स्वरूप ही दी जाती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लीन न्यूतांग की किताब विजडम ऑफ चाइना एंड इंडिया में मिलता है, जिसमें लीन कहते हैं कि भारत ने ही चीन को धर्म के अलावा लिटरेचर, ट्रिग्नोमेट्री, ग्रामर, फोनेटिक्स, म्यूजिक, हितोपदेश, चेस और दर्शन से जुड़ी शिक्षा सहित ज्ञान और विज्ञान का खजाना दिया। अगर हम गहराई से देखें तो इन सब की नींव भारत के एंशिएंट टाइम में ही रखी जा चुकी थी। मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ही आगे था। मैथमेटिक्स के कई सारे थ्योरम्स, इक्वेशंस और न्यूमरोलॉजी पे इन्वेंशन प्राचीन भारत में ही दर्ज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आज की फेमस यूक्लिड थ्योरम से पहले जीसीडी और एलसीएम का कैलकुलेशन भारत में हो चुका था। इसी तरह बोधायन जी ने सुलभ सूत्रा में कई सारे सिद्धांत दिए, जिसमें से एक सिद्धांत पाइथागोरस थ्योरम से मैच करता है। आज हम ऑटो पायलट्स, ग्रीन फ्यूल से फ्लाइट्स, सबमरीन्स और फ्लाइंग कार्स की बात करते हैं, पर प्राचीन भारत में तो एयर, सरफेस, अंडर एंड अबव वाटर, सोलो एंड मास लेवल कम्यूट तक के इनोवेशंस हो चुके थे। यहां तक कि इन सबसे आगे माइंड पावर से विमान नियंत्रित होते थे, जैसे कि पुष्पक विमान, जिसका उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। ऐसे ही ऋग्वेद में कुछ प्रकार के विमानों के बारे में बताया गया है, जो कि सोलर, मैग्नेट, एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम एक्सेट्रा से चलायमान थे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी अथर्ववेद में विवरण मिलता है। त्वमांग्ने पुष्कराधाधि अथर्वा निर्माण था, जिसका अर्थ है ऋषि अथर्व ने पानी के मंथन से बिजली का उत्पादन किया, सिमिलर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ऋषि भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखते हैं कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को एक विशिष्ट बल से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। टेलीपोर्टेशन यानी कि गायब होके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना। यह कला भी ऋषि भारद्वाज के ग्रंथ यंत्र सर्वस्व में
डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन की गई है। यहां तक कि वैदिक काल के राक्षस भी काफी एडवांस कैपेबिलिटीज से फिल्ड थे, जैसे कि रक्त बीज। उसके पास क्लोनिंग टेक्नोलॉजी था जिससे वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता था। इतना ही नहीं, एटम के मिनिस्कल पार्टिकल तक हम पहुंच चुके थे, जिसे आज भी साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उल्लेख ऋषि कनाद अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भारत में ही इमर्ज हुई है। इसके एडवांस्ड एप्लीकेशन से माउंट एवरेस्ट की हाइट को बाद में एक इंडियन ने ही नापा। जानते हैं कौन? बंगाली कंप्यूटर राधानाथ सिकदर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखें तो मेटलर्जी का डेवलपमेंट जितना प्राचीन भारत में हुआ, वही आज भी आधार है इस फील्ड का। और इसके माध्यम से गोल्ड प्लेटिंग की जाती है, जिसे नागार्जुना ने डिस्कवर किया। तो क्या भारत के इस इमेंस नॉलेज को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके हमारे ऋषि मुनियों के खोजों और आविष्कारों को इन विदेशी इन्वेडर्स ने अपनी ही इन्वेंशन बता करके प्रचार किया? इनफैक्ट कुछ ने तो अपने नाम पे पेटेंट भी करवा दिया। लेकिन अगर भारत वैदिक काल में इतना उन्नत था, तो फिर हमारे देश का पतन कैसे हुआ? कभी सोचा है आपने? आइए समझते हैं। जिस प्रकार एक पक्षी के उड़ान का आधार होते हैं उसके दो पंख, अगर एक पंख भी कट जाए तो क्या होगा? सीधा धरातल। यही हुआ हमारे साथ। भारत की प्रोग्रेस का मूलभूत कारण ही था विज्ञान और अध्यात्म, यानी कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी के पीछे छूट जाने से हम सेल्फलेस की जगह सेल्फ सेंट्रिक बनते गए और हमारा पतन शुरू हुआ, जिसके कारण हम गुलाम हुए। स्पिरिचुअलिटी तो हमारे संस्कृति की रूट थी। इनफैक्ट भारत का अर्थ ही होता है जो प्रकाश में रत है। प्रकाश यानी ईश्वर का योग स्वरूप। यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। यानी हे अर्जुन, मैं ज्योत स्वरूप हूं, परम प्रकाश हूं, अंधकार से कोसों दूर हूं, सबके हृदय में वास करता हूं और ज्ञान के माध्यम से जाना जाता हूं। यही ज्ञान एंशिएंट टाइम में ऋषि मुनि गुरुकुल में देते थे। इसी की बदौलत महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के घटित होने से कई वर्ष पहले ही लिख दी थी। अब प्रश्न है आज के यूथ से, क्या ये कल्चरल रेवोल्यूशन हम लाना चाहेंगे? क्योंकि आज भी जरूरत है ऐसे स्पिरिचुअल विंग्स की या स्पिरिचुअल नॉलेज की जो हमें सही डायरेक्शन दे सके। वाईपीएसएस ने इस सीरीज में यह बताने का प्रयत्न किया है कि कैसे भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। इसका यह लास्ट एपिसोड वास्तव में पहला और मैसिव स्टेप है इस गोल को रीच करने के लिए। सीक हाईएस्ट ऑफ ऑल, स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।